आसान सा पॉइंट है, स्क्रूटीनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड का हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस और ये है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, इलेक्टोरल प्रोसेस। जी हां दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 1। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्टोरल प्रोसेस हमारे देश में कैसे होता है, कैसे इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं और डेमोक्रेसी की ये बुनियाद, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किस तरह से हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है इलेक्टोरल प्रोसेस की तो याद रखिए, इलेक्शंस ये एक बहुत अहम और इंपॉर्टेंट हिस्सा है डेमोक्रेसी का। अगर आपका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो दोस्तों इलेक्शंस उसका अभिन्न अंग है। हम देखते हैं हमारे आसपास हर 5 साल में लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत वगैरह के इलेक्शंस होते रहते हैं। ये इलेक्शंस कराना एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने का, लोगों को पार्टिसिपेट इस डेमोक्रेसी के पर्व में करने का सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा मौका है दोस्तों। इसीलिए हमारे देश में रेगुलरली आप देखते हैं इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं ताकि हम जनता जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके। दैट इज व्हाई इलेक्टोरल प्रोसेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक नेशंस। हर डेमोक्रेटिक नेशन जो है वो इलेक्शंस कंडक्ट करके अपने प्रधानमंत्री, अपने नेता, अपने जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनता है जो पार्लियामेंट्स में बैठकर उनके लिए काम करते हैं। दोस्तों, इलेक्शंस हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द वर्किंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशंस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस इन डेमोक्रेसी, यानी ये एक अभिन्न अंग है डेमोक्रेसी का। जी हां, हमेशा से ही अगर आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो इलेक्शंस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तभी तो जनता को मौका मिलता है, जनता को एक अधिकार मिलता है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। दोस्तों, राजाशाही, गुलामगिरी, ये सब से अब हम बाहर आ चुके हैं और हमारा देश एक स्वतंत्र, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन चुका है। तो डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ही है कि जनता चुनेगी कि वो अपना नेता किसे बनाना चाहती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव किसे बनाना चाहती है। फिर वो लोकल नगर सेवक हो या एक बड़ा एमपी या एमएलए, हर किसी को चुनने का अधिकार जनता का है, जनता जनार्दन का है। जनता जो है ये राजा है और इसीलिए हर 5 साल में हम चुनते हैं हमारे नेता को। जी हां दोस्तों, वी नो दैट पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आर सिलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस हेल्प टू ब्रिंग अ चेंज इन पावर थ्रू पीसफुल मीन्स। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रूल। हर बार हम देखते हैं चुनाव के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, अपने उम्मीदवारों को हमारे सामने जो है कॉन्टेस्ट करवाती हैं, प्रचार करते हैं, विकास के बड़े बड़े नारे लगाते हैं। जनता उनमें से चुनती है कि बॉस कौन सही मायने में हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार इलेक्शंस हमारे देश में कंडक्ट किए जाते हैं। पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट देखी जाती हैं, लाइफ ऑफ सोसाइटी देखा जाता है, कौन ज्यादा लाइफ को इंप्रूव कर सकता है, ये सारी चीजें जनता सोचकर ही मतदान करती है। द इलेक्टोरल प्रोसेस शुड ऑल्सो बी फ्री, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हमारा संविधान जब बनता है ना, जब बन रहा था, बाबा साहेब अंबेडकर जी जो महान एक शख्सियत रहे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को गढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उन्होंने भी ये सोचा कि यार इलेक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट चीज है तो ये फ्री और फेयर होने बहुत जरूरी है। अगर हम एक ऐसी संस्था बना दे जो सरकार के अंडर हो या किसी कोर्ट कचहरी के अंडर हो तो शायद इलेक्शंस ट्रू और फेयर नहीं हो पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाम का। जी हां दोस्तों, यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे देश में इलेक्शंस कंडक्ट करने का काम करता है और ये स्वतंत्र है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी के दबाव के अंडर काम नहीं करती, ये एक फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस कंडक्ट करने का काम करती है। किसी सरकार के दबाव में नहीं, किसी तंत्र के दबाव में नहीं, ये अपने खुद के हिसाब से, डेली टाइम टेबल के हिसाब से हर बार 5 साल में जहां पर भी इलेक्शन होने हैं वहां का टाइम टेबल डिक्लेयर करते हुए
वहां अच्छे से ट्रू और फेयर मींस से इलेक्शंस हो इसका ध्यान रखती है, साथ ही साथ उसके रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है, वोटर लिस्ट बनाती है और कई सारे काम करती है। और इसीलिए इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। वी विल आल्सो डिस्कस द रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड टू बी मेड इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो चलिए आज की इस वीडियो में जान लेते हैं कि भैया ये हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो संवैधानिक एक तौर पर हम कह सकते हैं एक संवैधानिक बॉडी है, एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों जब बात आती है इलेक्शन कमीशन की तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है। इन इंडिया द इलेक्शन कमीशन इज सेंट्रल टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यानी इलेक्शन पूरी तरह से यही कंडक्ट करवाते हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी है। ये आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनाई गई इंस्टीट्यूशन है, बनाई गई बॉडी है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी यानी किसी के दबाव में ये काम नहीं करती, एक फ्री इंडिपेंडेंट बॉडी है विच कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर कमिश्नर्स। यानी टोटल इस बॉडी के अंदर, इस इंस्टीट्यूशन के अंदर, इस इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस बॉडी के अंदर 3 ही लोग काम करते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो इलेक्शन कंडक्ट कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और 2 अदर कमिश्नर्स होते हैं जो उसके अंडर काम करते हैं। दोस्तों इन्हें अपॉइंट करने का काम हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। जी हां, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर्स। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इजीली और ऑन अकाउंट ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजंस। यानी इसे आप निकाल नहीं सकते, किसी दबाव में नहीं डाल सकते। ये एक ऐसी संस्था का अध्यक्ष है, चीफ है, जिसको आप दबाव में, प्रेशर में काम करने पर मजबूर नहीं कर सकते, और इसीलिए इनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल प्रोसेस है। दिस इज नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वरना तो पार्टियां जो हैं उसको प्रेशराइज करेंगी, दबाव करेंगी और कोशिश करेंगी इन्फ्लुएंस करने का, ताकि उन्हीं की पार्टी जीतती रहे इलेक्शन। देयर इज अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन एज वेल। तो ये जो इलेक्शन कमीशन, उसके खर्चे से रिलेटेड, उनकी सैलरीज वगैरह से रिलेटेड भी अलग से एक्सपेंडिचर मेंटेन किया जाता है। द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ ऑल्सो। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन का कोई सेपरेट स्टाफ वगैरह नहीं होता। जो हमारे जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं ना, वही इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमिश्नर्स की मदद करते हैं इलेक्शन कंडक्ट करवाने में। यस, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज हेल्प इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। तो उम्मीद करता हूं ये इंट्रोडक्शन इलेक्शन कमीशन का आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आज का आंसर फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, काय काम करते इलेक्शन कमीशन? सु काम करे छई। यस, 5 साल में हर बार इलेक्शन कंडक्ट कराने में और भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं दोस्तों, और इन्हीं को पार करने का काम इलेक्शन कमीशन करता है। कुल मिलाकर के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, और इन 5 को आसानी से याद करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है पेड जीएसटी। पेड जीएसटी, पेड जीएसटी। जी हां दोस्तों, क्वेश्चन का नाम है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, आंसर का नाम पेड जीएसटी। जहां पी से प्रिपेयर वोटर लिस्ट, यानी वोटर्स की लिस्ट बनाना, कौन वोट देने के लिए एलिजिबल है वो तय करना। इसके अलावा डिसाइडिंग द टाइम टेबल, गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस, और आखिर में टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। चलिए बारीकी से हर पॉइंट को समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है पी से प्रिपेयर्स द वोटर लिस्ट, यानी मतदान करने के लिए कौन एलिजिबल है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों, हमने पिछले कई चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि 18 साल की उम्र जो है ये तय की गई है कि उसके ऊपर के जो भी हैं, 18 साल के जो भी हैं, वो एलिजिबल है वोट करने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, आपका नाम जो है वोटर्स लिस्ट में होना भी जरूरी है, और ये वोटर लिस्ट तैयार करने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। एवरी इंडियन citizen who has completed 18 years of age has a right to vote. To exercise the right to vote, citizen's name must be in the voters list. यानी आपका शुभ नाम जो है वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए। 18 साल के होने के बाद इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो वोटर लिस्ट बनाए, उसे सिर्फ बनाए नहीं, उसे अपडेट भी करे। जी हां दोस्तों, कई लोगों का इंतकाल हो जाता है, ऊपर चले जाते हैं, फिर भी कई धांधलियां होती हैं, उनके नाम पर कोई भलताई वोट करके चले जाता है, ऐसे झोल झपाटे होते रहते हैं। लेकिन ये रोकने के लिए रेगुलरली इलेक्शन कमीशन को अपडेट्स और अपग्रेडेशन करते रहना बहुत जरूरी है अपनी वोटर्स लिस्ट में। तो ये है सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। यस, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स,
कौन 18 साल का हो गया उसका नाम डाल दीजिए, साथ ही साथ अपडेट द एग्जिस्टिंग वोटर्स लिस्ट एंड इंक्लूड द नेम्स ऑफ न्यू वोटर्स। द इलेक्शन कमीशन हैज द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स एज वेल, यानी वोटर आईडी कार्ड भी इशू करने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। तो यह है पहला फंक्शन, पेड जीएसटी में पी से प्रिपेयर्स वोटर्स लिस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन। कधी इलेक्शन होणार, कधी रिजल्ट येणार। जी हां, कब डिसाइड होता है कि बॉस इलेक्शन होने वाला है? तो यूजुअली 5 साल का हमारे यहां पर टेन्योर है, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इसका टाइम टेबल कौन डिसाइड करेगा? तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिसाइड करेगी इसका टाइम टेबल, साथ ही साथ रिजल्ट कब होगा, वोटिंग का डेट क्या होगा, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही तय करती है। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट elections and in how many stages to hold elections in every state, यानी हर राज्य में पूरे देश में कब इलेक्शंस लेना है, क्योंकि कई राज्य बहुत बड़े हैं तो वहां पर एक ही दिन में इलेक्शन नहीं है पॉसिबल, तो उन्हें 2-3 दिनों में चरणों में लिया जाता है और फिर उसकी काउंटिंग वगैरह होकर के रिजल्ट डिक्लेयर होता है। तो पूरा ये तामझाम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पालती है। डिसाइड द टाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शंस, ये भी है महत्वपूर्ण फंक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। बढ़ते हैं दोस्तों आगे पेड जीएसटी में। अगला पॉइंट जी से गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टी। ऐसे ही मन किया खड़े हो गए चुनाव में, ऐसा नहीं ना होता है। यस, योर पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई भी उठ करके पार्टी तो बना लेता है, लेकिन हर पार्टी को यह अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ सके। यस, आपके आसपास भी कई छोटे बड़े मंडल आपने देखे होंगे, लेकिन सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं है। जो रिकॉग्नाइज्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, बस उसी को अधिकार होता है इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने का। वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। बहुत सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस। वी हैव एन नंबर ऑफ पार्टीज। रीजनल पार्टीज भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी हैं। जी हां, तो अलग अलग पार्टी सिस्टम है हमारे यहां पे। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म, नई नई पार्टियां आती रहती हैं। स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज एज वेल, यानी कई बार तो बड़ी एक पार्टी होती है, उसी में से टूट करके दूसरी पार्टी बन जाती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पार्टी हो ए या बी, सभी को दोस्तों रिकॉग्निशन हासिल करना कंपलसरी है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन ही उन्हें ठप्पा मार करके, सिंबल वगैरह दे करके कि भैया ये तुम्हारा चुनाव चिन्ह है, अब लड़ो इलेक्शन, तभी इलेक्शन के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। The Election Commission also allots election symbols to the political parties। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये एक और पॉइंट आप समझ गए होंगे। पेड जीएसटी में जी से गिव रिकॉग्निशन, किसको? पॉलिटिकल पार्टीज को। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट है एस से, आसान सा पॉइंट है, स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स। जी हां दोस्तों, स्क्रूटिनी बोले तो चेक करना, जांच करना, पड़ताल करना कि भैया जिसने इलेक्शन में खड़े होने के लिए फॉर्म भरा है वो लेजिटिमेट पर्सन है, अच्छा पर्सन है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसने जो जानकारी दी है फॉर्म भर के वो सही भी है या फेकोलॉजी है। यस, आफ्टर द इलेक्शन डेट्स आर डिक्लेयर्ड, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट्स द कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। Some candidates contest the elections independently also। यानी कई बार क्या होता है, अनुमान जो हम देखते हैं अक्सर कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट खड़े करती है, कि टिकट देती है उनको, और फिर वो लोग आवेदन पत्र यानी फॉर्म भर के इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं कि भैया मैं ये पार्टी का हूं और मेरे को यहां से खड़े रहने का इलेक्शन में। लेकिन भाई इतना इजी नहीं है। कई बार इंडिपेंडेंट जो होते हैं ना, अपक्ष जिसको हम बोलते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं है लेकिन फिर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो भी अपना फॉर्म वगैरह भरते हैं। इन सभी के, पार्टी वाला हो या बिना पार्टी वाला हो, सभी का फॉर्म चेक करना इलेक्शन कमीशन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कि फॉर्म में जो डिटेल्स दिए गए हैं, कितनी संपत्ति है, कितनी पत्नी है, कितने पति हैं, सब कुछ पूरा डिटेल में, कितना आपके पास जो है पैसा है, रुपया है, बंगला है, गाड़ी है, हर चीज आपको बेसिक डिटेल्स के साथ भरनी होती है। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं है, कहां है तो काय का केस है, कुछ आप गिल्टी तो अप्रूव नहीं हुए कोर्ट में, ये सारी बातें जो है फॉर्म में आपको सच सच लिखनी पड़ती हैं। उसकी जांच पड़ताल होती है, उसका स्क्रूटिनाइजेशन होता है, और फिर ही आपको एलिजिबिलिटी मिलती है इलेक्शन में खड़े रहने की। कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू फिल द एप्लीकेशंस व्हिच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शंस। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया है, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसके जरिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करता है कि बॉस कैंडिडेट परफेक्ट है या नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। यह आखिरी पॉइंट हमारा पेड जीएसटी के अंदर टी से
टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन। जी हां दोस्तों, कई बार हो जाती है रैली में तू तुम मैं, कई बार एक दूसरे को उल्टा सीधा बोल दिया जाता है और इसी में आपत्तिजनक भी कई बार भाषण हो जाते हैं रैलियों में। तो ये अगर डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो जाता है और कोई पार्टी दूसरी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ कुछ एक्शन चाहती है तो ऐसे डिस्प्यूट्स लेकर इलेक्शन कमीशन के पास जाया जाता है और फिर इलेक्शन कमीशन ही इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, क्योंकि भाई इलेक्शन तुम करवा रहे हो तो रिजॉल्व भी डिस्प्यूट्स को तुम ही करोगे। सिंपल है। कई बार वोट काउंट में कुछ धांधली हो जाती है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो भी कोई कैंडिडेट अगर खुश नहीं है तो वो भी इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और वहां पर ही इन सभी चीजों का रेजोल्यूशन होगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्व भी इलेक्शन कमीशन को ही करना है। द इलेक्शन कमीशन हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिजॉल्विंग एनी डिस्प्यूट्स दैट मे अराइज रिगार्डिंग इलेक्शंस, अकॉर्डिंगली टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिस्क्वालिफाइड। किसी को डिस्क्वालीफाई करना है, किसी ने उल्लंघन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसे डिस्क्वालीफाई करने का काम भी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और कंडक्ट री इलेक्शन, अगर लगता है कि यहां सच में गड़बड़ी हुई है तो री इलेक्शन करवाने का फंक्शन भी इलेक्शन कमीशन का ही है। इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, आसान सा पॉइंट, शॉर्ट कोड, पेड, जीएसटी, पी से प्रिपेयर्स वोटर लिस्ट, डी से डिसाइडिंग द टाइम टेबल, जी से गिव रिकॉग्निशन, एस से स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशन और आखिर में टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक, फ्रेंड्स तक पहुंचाइए। हम मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।